गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट होने वाले ड्रग यानी फार्माकोलॉजी में हमें जो बेसिकली जो ड्रग पढ़ने होते हैं उन सारे ड्रग को हमें क्या करना है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अगर मैं पीसीआई सिलेबस की बात करूं तो पीसीआई सिलेबस में ये 5th सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट है बेटा। और अगर मैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करूं जैसे ड्रग इंस्पेक्टर या एंटी फार्मासिस्ट, तो इसमें भी इनका इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं बेटा, तो फार्माकोलॉजी पढ़ने के पहले हमें उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, किसी भी ऑर्गन सिस्टम पे बाइंड करने वाले ड्रग, यानी जैसे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपने जो प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा, वैसे ही इस सेमेस्टर में आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि हार्ट पे और ब्लड वेसल्स पे एक्ट करने वाले जितने भी ड्रग हैं उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फार्माकोलॉजी हमें तब समझ में आती है जब हमें उस ऑर्गन सिस्टम का, जिस ऑर्गन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे कोई भी XYZ हमारी बॉडी में जो सिस्टम है, तो उस सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट हमें क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आप हमारे अगर प्रीवियस स्टूडेंट है तो आपको मालूम है कि मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाने के पहले सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं, उसके फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उसके पैथोलॉजी पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी पे आते हैं। क्योंकि पैथोलॉजी जब हम डिस्कस करते हैं तो पैथोलॉजी डिस्कस करते करते हम लोग ट्रीटमेंट अप्रोच पे चले जाते हैं, जहां से फार्माकोलॉजी समझना बहुत आसान हो जाता है, फार्माकोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना बहुत आसान हो जाता है। फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर है कि हम अगर कोई ड्रग यूज कर रहे हैं, जैसे हम वेरापामिल ड्रग यूज कर रहे हैं या तो और भी अदर ड्रग यूज कर रहे हैं, तो उस ड्रग को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम अल्फा ब्लॉकर दे रहे हैं, क्यों हम बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाते हैं जब हम पैथोलॉजी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज वाली जो क्लास है बेटा, हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी को डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आज एक डेमो क्लास के रूप में आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टार्ट करूंगा। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होंगे, जो हार्ट से रिलेटेड या ब्लड वेसल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे ट्रीटमेंट अप्रोच को समझने के लिए, पैथोलॉजी वाले जो कॉन्सेप्ट होंगे उस कॉन्सेप्ट को तो मैं अभी क्लियर करूंगा ही, लेकिन वो केवल मैं उस कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस करूंगा जो हाइपर टेंशन से रिलेटेड होगा, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होगा। इसके अलावा मैं दूसरा कोई भी कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर नहीं करूंगा, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा। इज दिस क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हाइपरटेंसिव ड्रग, अगर मैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बात करूं बेटा, तो इसमें हमें क्या करना है, वो ड्रग पढ़ने हैं जो हाइपरटेंशन के केस में क्या होते हैं, यूज होते हैं। एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है और हाइपरटेंसिव मींस हाइपरटेंशन, इट मींस हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट जो ड्रग यूज होते हैं उन ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ने के पहले हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये हाइपरटेंशन क्या होता है। हमें सबसे पहले क्या समझना होगा बेटा कि व्हाट इज हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब तक हमें हाइपरटेंशन यानी जब तक हमें डिजीज पे कमांड नहीं होगा, यानी पैथोलॉजी पे कमांड नहीं होगा, तो हम ड्रग वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि व्हाट इज हाइपरटेंशन और व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर। जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि ये हाइपरटेंशन का मीनिंग क्या होता है, तो नो डाउट वहां से आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसके बेस पर, जिसके बिहार पर आप यह बता सकते हो या कह सकते हो कि इस डिजीज में, यानी ये जो डिजीज है या ये जो डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन एक्चुअली एक डिसऑर्डर है, तो इस डिसऑर्डर में हमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई है और उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो हाइपरटेंशन समझने के पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ बेटा कि एक्चुअली में हाइपरटेंशन होता क्या है। तो एक छोटा सा पोर्शन है, जैसे मान कर चलो ये अपना ब्लड वेसल्स है ना, ये बॉडी में ब्लड वेसल्स है, तो ये हमने क्या लिया, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर में क्या फील्ड है बेटा, ब्लड।
अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या भरा होता है, ब्लड भरा होता है बॉडी के अंदर। ये जो ब्लड है, ये ब्लड क्या करता है बेटा, प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर। यानी जो ब्लड वेसल्स मैं आपको बता रहा हूं, इस ब्लड वेसल्स के ऊपर ये जो ब्लड है वो क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है ना। तो सुनो, जैसे मान के चलो आप अपनी बाइक को क्लीन करते हो, तो आपके पास एक हाथ में आपकी पाइप होती है, और पाइप से अगर फोर्स ज्यादा नहीं आता तो हम पाइप को क्या करते हैं, दबाते हैं। एक्चुअली क्या करती है, प्रेशर के साथ वाटर वहां से रिलीज होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ब्लड वेसल्स का, कि ये जो ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है, तो ब्लड ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। ब्लड जो है वो बॉल्स के ऊपर, इंटरनल बॉल्स के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। दैट्स प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स, है ना। सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो प्रेशर exerted by blood exerted by blood on blood vessels is known as blood pressure blood pressure blood pressure और नॉर्मोटेंशन। तो सुनना, अभी हम हाइपरटेंशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाइपरटेंशन को समझने के लिए हमने क्या लिया, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उठा लिए। आई थिंक आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, इससे बेटर है। लेकिन ये डिजिटल बोर्ड के कारण थोड़ा सा लैंग्वेज राइटिंग इधर उधर हो रही बेटा, बस नो डाउट आगे जाकर के वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर, यानी वो प्रेशर जो मैंने यहाँ पे बताया कि वो प्रेशर जो इस ब्लड वेसल्स के ऊपर ब्लड के द्वारा लगाई गई है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, और उसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, नॉर्मोटेंशन। अब सुनना, अब नॉर्मोटेंशन की अगर बात की जाए तो नॉर्मोटेंशन का मतलब कोई ना कोई रेशियो होगा कि हाँ भाई, इससे ऊपर अगर प्रेशर हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, और इससे अगर नीचे हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर। तो बोला जाता है 120/80, है ना, यानी 120/80 mm ऑफ Hg अगर हमारा ब्लड प्रेशर रहता है तो वो क्या रहता है बेटा, नॉर्मोटेंशन। तो नॉर्मोटेंशन के लिए एक रेशियो दिया गया है कि अगर ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg, है ना, mm ऑफ Hg, नीचे भी होगा mm ऑफ Hg, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, यहाँ क्या है बेटा, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक इज नोन एज नॉर्मोटेंशन और नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ Hg हो, और डायस्टोलिक प्रेशर अप्रॉक्स 80 mm ऑफ Hg हो, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मोटेंशन। लेकिन WHO एक इसके लिए अलग अलग एक स्टैंडर्ड मेंशन करता है, जो आगे मैं फर्दर आपको बताऊंगा। WHO के अकॉर्डिंग और भी आगे इसको फ्लक्चुएट किया गया है कि मेट्रो सिटी में या वर्किंग पीपल जो हैं उनके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेशियो और आगे बढ़ाया गया। लेकिन फिलहाल हम लोग एक बेसिक से कॉन्सेप्ट पे हैं कि अगर नॉर्मोटेंशन यानी अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 हो और डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg हो, तो उस ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, मतलब सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मोटेंशन यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब सुना, अगर 120/80 से इंक्रीज हो जाता है तो क्या कॉज करेगा, हाई ब्लड प्रेशर। उस ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, हाई बीपी, है ना। और अगर 120/80 mm ऑफ Hg से चीजें डिक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग और क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। ऑब्वियसली देखो हम लोग आज क्या डिस्कस कर रहे थे, हाइपरटेंशन ही तो डिस्कस करने वाले थे। और लो ब्लड प्रेशर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म हाइपोटेंशन। क्या यूज करते हैं, हाइपोटेंशन। तो सुना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है यानी 120/80 mm ऑफ Hg अगर है, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, दैट इज नॉर्मोटेंशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इफ प्रेशर इज राइज देन 120/80 यानी 120 से ज्यादा हो जाता है, दैट्स ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। इफ प्रेशर विल डिक्रीज देन 120/80 देन दैट्स ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर। इज दिस क्लियर? ये सारा कॉन्सेप्ट, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
अब सुना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये तो हमारा हो गया कि ब्लड प्रेशर का हमारा कॉन्सेप्ट था कि एक छोटे से ब्लड प्रेशर में क्या क्या चीजें हैं, ये हाइपरटेंशन क्या है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एनाटॉमी पे जाना होगा। हाइपरटेंशन को समझने के लिए मैं अब आपको हार्ट के ऊपर लेकर के जाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी हार्ट को डिस्कस नहीं करूंगा। आने वाली क्लास में, ये तो हमारी डेमो क्लास है, आने वाली क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से एनाटॉमी को स्टार्ट करूंगा, दिन में फिजियोलॉजी बताऊंगा, दिन में पैथोलॉजी बताऊंगा, तब मैं फिर से चैप्टर स्टार्ट करूंगा। फिलहाल हम लोग आज वाली क्लास में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को क्या कर लेते हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो नॉर्मल हमने क्या देख लिया कि ब्लड प्रेशर का रेशियो है। ये सिस्टोलिक क्या होते हैं, डायस्टोलिक क्या होते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नॉर्मली हम लोग सारी चीजें देख लिए थे कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो सारी चीजें क्लियर कर लिए बेटा। अब मैंने आपको बताया कि मैं छोटा सा डायग्राम के थ्रू चीजों को और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। और डायग्राम में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हम लोग हार्ट को लेते हैं। तो चलिए मैं एक छोटा सा आपको हार्ट बताता हूँ, बाकी एनाटॉमी हम लोग बाद में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो हार्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम बनाते हैं और हार्ट से जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा, जब आप लोग एनाटॉमी वगैरह डिस्कस कर रहे होंगे तो उस समय आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं। तो हम लोग टोटल 4 चैम्बर बना रहे हैं। और अगर चैम्बर के बीच की बात करें तो क्या प्रेजेंट होता है बेटा, तो चैम्बर के बीच में प्रेजेंट होता है सेप्टम, जो कि ब्लड को प्रिवेंट करता है, ब्लड के मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। चलिए तो अगर मैं चैम्बर की बात करूं तो चैम्बर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चलिए सिंपल सा एक डायग्राम मैंने आपको बनाया बेटा। डायग्राम बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन तब भी समझने के लिए सफिशिएंट है इन चीजों से। अब हार्ट में अगर देखा जाए तो मैंने क्या बताया कि टोटल हम लोगों ने 4 चैम्बर यहाँ पर ले लिए, है ना। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, दिस वन इज राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 हमारे पास चैम्बर है। अब सुनना होता क्या है कि यहाँ से ब्लड, मतलब सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ब्लड वेसल्स है। जैसे मान के चलो ये हमारा ब्लड वेसल्स आ रहा है सुपीरियर वेना केवा, है ना। ऐसे ही यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा लेकर के ब्लड आता है। और ये सारे ब्लड कहाँ पर जाते हैं, तो ये सारे के सारे ब्लड कहाँ पे आते हैं, ऑरिकल में। जैसे ही राइट ऑरिकल में आते हैं, राइट ऑरिकल में जैसे ही ब्लड आया बेटा, ये ब्लड कहाँ पे चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के ब्लड यहाँ पर एक वाल्व लगे होते हैं, जो आगे जाकर के मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जब मैं एनाटॉमी डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप समझना कि यहाँ पर क्या है भाई, बॉडी में लंग्स प्रेजेंट है और यहाँ से जो है वो ब्लड जो है बेटा कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है बेटा, लंग्स के अंदर। ये जो लंग्स है, इस लंग्स के अंदर ब्लड जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या जाता है भाई, ब्लड जा रहा है लंग्स में। और लंग्स से ब्लड कहाँ पे आता है बेटा, तो लंग्स से ब्लड यहाँ पे आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे इंटर करता है, लेफ्ट ऑरिकल में। यानी ब्लड हमारा कहाँ पे आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ पे आता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये हमारा क्या हो गया भाई, ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद अब जो हार्ट है वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, पंप आउट करेगा। यानी अब जो हार्ट है, अब ये पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना स्टार्ट करेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं भाई कि यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या है बेटा, तो कोरोनरी आर्टरी है ना, ये कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है अब पूरी बॉडी में क्या होगी, सर्कुलेट होगी। पूरी बॉडी में भी होगी और कुछ ब्लड हार्ट को भी चाहिए, क्योंकि ब्लड में क्या है भाई, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या चलना है, बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस चलने हैं। यानी सेल को अगर काम करना है तो क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी किसके प्रेजेंट में बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन में
यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो कुछ ब्लड यानी यहाँ से जो ब्लड आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रही है, वो ब्लड कहाँ पे जाती है बेटा, ये हमारा कोरोनरी आर्टरी में। और कोरोनरी आर्टरी से कुछ जो ब्लड है बेटा, ये कुछ ब्लड कहाँ पे चले जाते हैं, अपने हार्ट के अंदर, और कुछ जो ब्लड है बेटा वो कहाँ पे चला गया, अपना ये जो आर्टरी है पूरी बॉडी के। तो सुनना, अब ये पूरी बॉडी में क्या है भाई, ब्लड का सर्कुलेशन होना। अब होता क्या है, यही ब्लड जो है बेटा, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये जो ब्लड यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसी प्रेशर को तो हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, अभी मैंने आपको क्लियर किया, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। अब सुनना, होता क्या है, इन केस मानकर चलो ब्लड प्रेशर बढ़ने यानी हाइपरटेंशन होने के पीछे मैं रीजन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, रीजन में आपसे बता रहा हूँ कि हाइपरटेंशन होता कैसे है, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो इन केस अगर मानकर चलो ये जो ब्लड वेसल्स है, दो चीजें होती है, एक तो होता है हार्ट से रिलेटेड, मतलब मैं एक नॉर्मल फिनोमिना की बात कर रहा हूँ, यानी न्यूरो कंट्रोल की बात करूं। वैसे तो एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो एक एक कॉन्सेप्ट जरूरी है, और ये चीजें मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी हमने एनाटॉमी मेरे लेवल पे आपने नहीं पढ़ा, हो सकता है आप बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके होंगे, आपके टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं बेटा जो टीचर्स को पता होगा कि कहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो मुझे मालूम है कि हो सकता है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो अगर आप पढ़े तो उस चीज को रिमाइंड कीजिए कि अगर मानकर चलो हाइपरटेंशन के पीछे दो रीजन है, एक तो हो जाएगा कि हाइपरटेंशन होने के पीछे न्यूरल कंट्रोल होगा, यानी कंट्रोल मैकेनिज्म का रोल होगा, यानी न्यूरॉन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, और एक होगा कोऑर्डिनेशन के रिलेटेड, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स से रिलेटेड। क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है, चाहे कोई भी फंक्शन बॉडी परफॉर्म करती है, कोई भी फंक्शन हमारी ऑर्गन परफॉर्म करती है या हमारी सेल परफॉर्म करती है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो हमारे न्यूरल कंट्रोल के ऊपर, यानी न्यूरॉन्स के ऊपर और हार्मोन्स के ऊपर। यानी यहां पर भी अगर हाइपरटेंशन, अगर हमें नॉर्मल बीपी है, यानी कि 120/80 mm ऑफ एचजी सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक हमारी बॉडी में है, यानी हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें अभी हाइपरटेंशन नहीं हुआ, यानी हमारी न्यूरल कंट्रोल जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, चाहे वो एसिटाइल कोलिन हो चाहे वो नॉर एड्रिनलिन हो, ये दोनों अच्छे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो हार्मोन्स है, यानी हार्ट से रिलेटेड जो हार्मोन्स है या ब्लड वेसल से रिलेटेड जो हार्मोन्स है, वो बॉडी में प्रॉपर फंक्शन शो कर रहा है। तो डेट्स वाई हमें कोई डिजीज नहीं, लेकिन अगर वो फंक्शन प्रॉपर शो करना स्टार्ट ना करे, यानी वहां पर कुछ डिस्टरबेंस हो जाए, तो क्या क्रिएट करेगा, डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर में कौन सा डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, हाइपरटेंशन। बिकॉज अभी हम लोग हाइपरटेंशन डिस्कस कर रहे हैं, डेट्स वाई केवल हम वही कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड होगा। तो मैंने क्या बताया कि मान कर चलो दो फैक्टर है, अगर मैं बात करूं बीपी की, है ना, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ कि अगर मैं बात करूं बीपी की, तो बीपी होने के पीछे दो रीजन है। एक रीजन तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा कि एक तो बीपी किसके कारण होगा, तो हमारी हार्ट के कारण, किसके कारण होंगे, हार्ट के कारण। और दूसरा ब्लड प्रेशर होगा हमारे किसके कारण होगा भाई, तो हमारी बीपी बढ़ेगी ब्लड वेसल्स के कारण। किसके कारण बेटा, ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें हार्ट भी है, कार्डियो मतलब कार्डियक यानी कि हार्ट, और वैस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स से, और ब्लड वेसल्स में आर्टरी भी आ जाएगा, वेन्स भी आ जाएगा और कैपिलरीज भी आ जाएगा। तो सुनना, मैंने क्या बताया कि बीपी की अगर मैं फैक्टर की बात करूं, बीपी को इंक्रीज करने के लिए, है ना, जो बीपी को इंक्रीज करने वाले जो फैक्टर है, इस फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो उस फैक्टर में दो हैं रिलेटेड, किससे रिलेटेड होंगे, एक हार्ट से रिलेटेड होंगे और एक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। हार्ट से रिलेटेड फैक्टर क्या होगा कि या तो हार्ट बीट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा यानी कि कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, है ना, क्या बोलते हैं इसको बेटा, कार्डियक आउटपुट। वर्ड पे कंट्रोल करेंगे, वर्ड पे कमांड बनाएंगे, आगे चीजें क्लियर हो जाएगी, फार्माकोलॉजी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि हार्ट पे अगर हम बात करें तो कार्डियक आउटपुट की बात है, और ब्लड वेसल से रिलेटेड क्या हो जाएगा बेटा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, TPR शॉर्ट है मैंने लिखा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब सुनना, हार्ट से रिलेटेड कार्डियक आउटपुट में क्या है कि मान के चलो ये पाइप है, ये मैंने ब्लड वेसल्स आपको बताया ना कि ये भाई ये कोरोनरी ब्लड वेसल्स है अपना, मान लो ये कोरोनरी ब्लड वेसल्स है, कोरोनरी आर्टरी है, और इस आर्टरी की डायमीटर है, कुछ ना कुछ डायमीटर होगी, मान के चलो इनकी डायमीटर हमने जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा एक ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स की डायमीटर कितनी है भाई, तो इसकी डायमीटर है कि भाई 0.5
मीटर में मान के चलो मैंने लिखा है यहाँ पर कि इसकी डायमीटर है 0.5 मीटर और 0.5 मीटर की जो पाइप है उसकी कैपेसिटी है कि लगभग 5 लीटर ब्लड ये क्या करता है, 5 लीटर फ्लूइड को क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है इजीली, है ना। जैसे मान के चलो आप घरों में अगर किसान के बेटे हो, फार्मर से बिलोंग करते हो, आपके पास खेत है, तो सिंचाई करने के लिए हम पाइप यूज करते हैं। तो या तो घर में ही अगर आपके नल है तो नल के लिए भी पाइप होती है, 1/2 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच, जैसा हमारे पास मोटर होता है, पंप होता है, वैसा हम क्या करते हैं, पाइप यूज करते हैं। तो मान के चलो ये पाइप है, अपन अपन पाइप की ही बात कर रहे हैं। अगर ये पाइप है और पाइप की डायमीटर है 0.5 मीटर और इसकी कैपेसिटी है कि 5 लीटर ब्लड को ये इजिली सप्लाई कर देगा। अगर मान के चलो मैं 5 लीटर के बदले यहाँ पर 10 लीटर ब्लड सप्लाई करना शुरू कर दिया, 10 लीटर पानी देना स्टार्ट कर दिया, तो क्या इस पाइप के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। अगर एक पाइप है उसकी कैपेसिटी है कि हम 5 लीटर ही फ्लूइड को या ब्लड को या वाटर को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको फ्लो कर सकते हैं, और उसके बदले अगर हम 10 लीटर देना स्टार्ट कर दिए तो ऑब्वियसली उस पाइप के वॉल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और मे बी वो वॉल फट भी सकता है, रप्चर भी कर सकता है। तो अगर वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उसी इंक्रीज होने वाले प्रेशर को तो हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। कि नॉर्मल से अगर ज्यादा प्रेशर हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो देखो कार्डियक आउटपुट की अगर बात की जाए बेटा तो लगभग 5040 है ना, 5040 का मतलब है यहाँ पर कि 5 लीटर है ना, लगभग 5 लीटर पर मिनट है ना, हर 1 मिनट में लगभग 5 लीटर हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप आउट कर देता है। आप सोच लो नॉर्मल अगर हम 72 बीट पर मिनट की बात करें, एक मिनट में लगभग 72 कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, 72 बीट कंप्लीट होते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप समझना चीजों को, सुनते जाना, है ना। ये भी मैं आपको जब एनाटॉमी वगैरह बताऊंगा तो उसमें मैं क्लियर करूंगा इन चीजों को, आने वाले क्लास में मैं इसको क्लियर करूंगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर 5 लीटर कैपेसिटी है कि हार्ट 5 लीटर ब्लड को क्या करता है पर मिनट, नेचुरल है, बाय गॉड है, ये गॉड गिफ्टेड हमारी बॉडी है, उसमें एक ऐसी पाइप बनाई गई है जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। उस पाइप की कैपेसिटी है कि जो पंप करने वाला मशीन है यानी जो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, वो 5 लीटर हर मिनट में हमें ब्लड देगा, उस ब्लड को हमें पूरी बॉडी में सप्लाई करनी है। लेकिन हो गया क्या कि भाई कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, या एक्स्ट्रा टेंशन ले रहे हैं, या एक्स्ट्रा वर्कलोड है, या तो ड्यू टू और एंड अनदर रीजंस हमारी आउटपुट इंक्रीज हो गई। 5 लीटर के बदले अब जो हार्ट जो है वो 8 लीटर ब्लड को सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब सोचो क्या होगा, तो अब अगर 8 लीटर ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देगा तो नो डाउट वहां पर उस पाइप के ऊपर प्रेशर जो है बेटा वो इंक्रीज होगा, और इस पाइप के अंदर कौन सा कंटेंट है, ब्लड है, तो डैट्स बाई वहां पर बीपी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी जो ब्लड प्रेशर 120/80 था वो अब 140, 150, 190, 180 ऐसे हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट रीजन हमें मिल गया ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का, वो क्या हुआ भाई, तो कार्डियक आउटपुट के कारण, कि इफ कार्डियक आउटपुट रेट इज इंक्रीज देन नॉर्मल रेट, अगर कार्डियक आउटपुट का जो रेट है नॉर्मल रेट से इंक्रीज हो जाए, उस केस में क्या देखने को मिलेगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम पे अगली क्लास से मैं एनाटॉमी ही शुरू करूंगा। अभी तो फिलहाल हम लोग फार्माकोलॉजी स्टार्ट करें ताकि बहुत सारे बच्चे डेमो अटेंड कर रहे हैं तो उनको ये समझ में आ जाए कि फार्माकोलॉजी पढ़ी कैसे जाती है। अगली क्लास से मैं एनाटॉमी स्टार्ट करूंगा, फिर फिजियोलॉजी बताऊंगा, देन पैथोलॉजी बताऊंगा, तब मैं डिजीज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन हाइपरटेंशन पहले अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेकंड क्या है भाई, फैक्टर ब्लड वेसल से रिलेटेड। यहां पर क्या कर रहा है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी दो चीजें हमें पढ़नी है। एक चीज क्या है भाई कि ब्लड वेसल्स की डायमीटर कम हो जाए, ब्लड वेसल्स की डायमीटर क्या हो जाए भाई, डिक्रीज हो जाए। यानी मान कर चलो, यहां पर मैं बताता हूं, मान कर चलो 0.5 मीटर क्या था बेटा, डायमीटर था। ये इस ब्लड वेसल्स की डायमीटर कितनी थी, तो इस ब्लड वेसल्स की डायमीटर क्या थी, 0.5 मीटर। लेकिन अब क्या कह रहा है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस मतलब यहां पर क्या करेगा, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि ये डायमीटर जो है वो कम हो जाए, 0.5 से अब ये घट करके कितना हो जाए, तो 0.2 हो जाए, ड्यू टू सम रीजन। और सम रीजन में भी क्या है, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के डिपोजिशन के कारण। यानी ये जो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में लिपिड का डिपोजिशन हो जाए।
इस ब्लड वेसल्स में देखो लिपिड का डिपोजिशन होने के कारण क्या हो गया, तो ये ब्लड वेसल जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, नैरो कर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अब बताओ हमारे पास ब्लड कितना आ रहा है, 5 लीटर पर मिनट, यहाँ पर ब्लड वेसल्स है अपने पास, ये ब्लड है और ये ब्लड कितना है भाई, तो ये ब्लड आ रहा है 5 लीटर, 5 लीटर ही ब्लड आ रहा है। लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर लिपिड का डिपोजिशन हो गया और लो डेंसिटी लिपिड का डिपोजिशन होने के कारण अब देखो आगे क्या हो गया, तो पाइप जो है वो अब उसकी डायमीटर कम हो गई, चौड़ाई उसकी क्या हो गई भाई, उस पाइप की कम हो गई। अब अगर चौड़ाई कम हो गई, जैसे मान के चलो आप बाइक को या किसी कार को या साइकिल को वॉश करते हो, तो आप क्या देखते हो, तो आप जैसे ही पाइप को दबाते हो यानी उसकी डायमीटर को कम करते हो, तो दबाने से प्रेशर के साथ पानी बाहर रिलीज होता है। तो जैसे ही यहाँ पर हमने इस डायमीटर इसको हमने क्या कर दिया भाई, तो पूरे ब्लड वेसल्स को हमने क्या कर दिया, तो ब्लड वेसल्स में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या हो गया भाई, तो यहाँ पर डिपोजिशन हुआ, क्या हुआ बेटा, तो डिपोजिशन ऑफ LDL, इट मींस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के डिपोजिशन होने के कारण क्या हो गया बेटा, तो डायमीटर कम हो गई, ब्लड वेसल्स नैरो हो गया। अब बताओ ये 5 लीटर ही आ रहा है, नॉर्मल ब्लड ही दे रहा है हार्ट वहां पर, लेकिन यहाँ पर डायमीटर कम होने के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया इट मींस बीपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो डायमीटर कम होने के कारण भी हमने क्या देखा भाई कि बीपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो देखो हाइपरटेंशन होने के लिए हमने क्या बताया, तो फर्स्ट रीजन तो आपको क्या दिया कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए, यानी 5 लीटर जो नॉर्मल हार्ट ब्लड को सप्लाई करता है वो अब 8 लीटर 10 लीटर करना शुरू कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक राइज हो जाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस ब्लड प्रेशर, अगर प्रेशर राइज हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। सेकंड मैंने रीजन आपको क्या बताया कि सेकंड रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई हार्ट तो नॉर्मल है, हार्ट 72 पर मिनट ही बीट कर रहा है, हम कोई काम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं करते हैं। यानी जो अमीरों को ब्लड प्रेशर होती है वो बैठे बैठे उनको ब्लड प्रेशर हो जाती है, घर पे बैठे हुए, दुकान पे बैठे हुए, लेकिन उनको बीपी हो गई, वो तो काम ही नहीं करते, एक बर्तन भी नहीं धोते, लेकिन उनको बीपी हो गई। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ उनके साथ क्या होता है, तो उनके साथ होता है उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर, उनके अंदर लिपिड का ज्यादा सेवन करने के कारण, यानी कि ऑयली चीजें ज्यादा खाने के कारण वो ऑयल अंदर जाकर के ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाता है, एडियर हो जाता है। अब जैसे मान के चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाए होंगे, तो रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हो तो समटाइम्स जो उनकी थाली होती है वो गंदी आ जाती है, तो आप बोलते हो कि बेटर को भैया वो इसको साफ करके लाओ। तो थाली गंदी का मतलब क्या है कि उसमें ऑयली चीजें चिपकी हुई रहती है, ऑयल उसमें लगा होता है, तेलीय पदार्थ उसमें लगा होता है ऑब्वियसली। तो सुनना, या तो घर में भी आप अगर किसी चीज को बनाते हो, ऑयली चीज, अगर आप चिकन मटन या तो पनीर की सब्जी बनाते हो जिसमें ऑयल ज्यादा यूज किया जाता है, तो आपकी थाली में एक लेयर बन जाती है ऑयल की, उसी को हमें वॉश करने के लिए हम जो भी डिटर्जेंट या तो जो हमारा वॉशिंग पाउडर वगैरह जो यूज करते हैं वॉश करने के लिए, बर्तन वॉश करने के लिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे उसको साफ करते हैं। अब सुनना, हमारी बॉडी में हम ऑयल खा रहे हैं, सुनना, एक थाली में हमने भोजन को लिया तो उसके सतह पर, उसके आउटर सरफेस पे ब्लड चिपक जाता है, एडियर हो जाता है, उसको हम हटा नहीं पाते हैं, उसके लिए हम विम बार यूज करते हैं, विम बार से उसको साफ करते हैं। अब सोचो अगर हम वो ऑयली चीजें हमारी बॉडी के अंदर गई है, हमारे स्टमक में गई, हमारे इंटेस्टाइन में गई, उससे वो ऑयल कहां पर जाएगा, तो उसके बाद वो ऑयल कहां पर जाएगा, ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब होकर के, अब्जॉर्प्शन के बाद अब वो ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो ब्लड का जो ये लेयर है ना बेटा, ये जो ब्लड का ये जो लेयर है, तो इसमें ऑयल जो है वो चिपकना शुरू हो जाता है, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे चिपकते जाता है। अब अंदर तो हम विम बार साबुन डाल नहीं सकते कि हाँ भाई विम बार अंदर हमने खा लिया और भाई अंदर ब्लड वेसल्स को साफ कर दो, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो ये डे बाय डे जितना भी हम ऑयली चीजें खाते जाते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, तो ब्लड वेसल्स पे स्टिक करते जाते हैं, और एक टाइम पे यानी 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद ये चिपकते 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 ये इतना चिपक जाते हैं कि इनकी ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर है कम हो जाती है, नैरो हो जाती है, और उसके कारण ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो डैट इज क्या है कि इन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, यहां पर इन्होंने बैरियर लगा दिया, यहां पर इन्होंने बैरियर लगा दिया, और इस बैरियर के कारण यहां पर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इन्होंने क्या किया भाई, तो यहां पर मैंने क्या बताया कि इन्होंने क्या किया, तो यहां पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया, जो रास्ता था उस रास्ता को इन्होंने रोक दिया। अब अगर ब्लड जाएगा तो ये ब्लड को यहां पर ये क्या करेंगे, रोकेंगे।
समझ में? तो डेट्स वाई यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सेकंड यहाँ पर है बेटा रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड इलास्टिसिटी। क्या है भाई? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी है ना, सेकंड हमारे पास क्या है, तो सेकंड अपने पास है इलास्टिसिटी, है ना, इलास्टिसिटी। एक मिनट, तो यहाँ पर अपने पास है इलास्टिसिटी। तो देखो डायमीटर तो हो गया, अब सेकंड अपने पास है इलास्टिसिटी। अब सुना, इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं तो इलास्टिसिटी का डिक्रीज हो जाना, इलास्टिसिटी क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। मतलब जो ब्लड वेसल्स है, पाइप जो है वो पाइप क्या है, इलास्टिक होता है। ये ब्लड वेसल्स हैं और ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। यानी जिधर भी ब्लड जाएगा उधर इसको क्या हो जाएगा, इजीली बेंड हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा। तो जिसके कारण प्रेशर कम पड़ता है। और अगर इलास्टिसिटी कम हो जाती है किसी भी कारण से, तो इलास्टिसिटी कम होने के कारण ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ से इसको बेंड होना है, मुड़ रहा है, अब ब्लड आएगा तो अब ये इलास्टिक नहीं रहने के कारण क्या होगा, इस पर प्रेशर लगाएगा यहां से मूव करने के लिए। तो प्रेशर लगाने के कारण यहाँ पर भी बीपी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। आया समझ में? तो सुनना, मैंने अभी आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। तो ब्लड प्रेशर में हमने डिस्कस किया कि भाई जो नॉर्मल टेंशन होते हैं, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, उसकी रेशियो क्या है, 120/80 mm ऑफ Hg, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, है ना। अब सेकंड हम लोग कॉन्सेप्ट क्या देखें कि सेकंड कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखें कि ये जो ब्लड प्रेशर है होता कैसे है। तो हमने क्या देखा भाई कि दो फैक्टर है भाई, एक तो हमारा हार्ट है यानी कार्डियक से रिलेटेड, और एक हमारे ब्लड वेसल से रिलेटेड है। कार्डियक से रिलेटेड मैंने क्या बताया भाई, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, और या तो ब्लड वेसल्स में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, यानी या तो उनकी डायमीटर कम हो जाए ब्लड वेसल्स की, या तो इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाए। दोनों केस में हमें क्या हो सकता है भाई, तो दोनों केस में हमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट चीजें हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट थिंग में हम लोग आते हैं, है ना। अब सुनो, यहां पर क्या होगा बेटा कि मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं ब्लड वेसल से रिलेटेड। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। तो ब्लड वेसल से रिलेटेड मैंने दो चीजें आपको बताया कि या तो ब्लड वेसल्स में जो टीपीआर यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, उसके लिए हमने क्या बताया कि या तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो रिस्पॉन्सिबल होगा कि डायमीटर जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। डायमीटर जो है ब्लड वेसल्स की वो क्या हो जाए भाई, तो डिक्रीज हो जाए, है ना, क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। या तो सेकंड मैंने क्या बताया कि इलास्टिसिटी, है ना, क्या है, तो सेकंड मैंने आपको बताया कि या तो डायमीटर कम हो जाए या तो इलास्टिसिटी, है ना। तो इलास्टिसिटी, हाँ, डायमीटर कम हो जाए या तो इलास्टिसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अगर डायमीटर डिक्रीज होने के कारण बीपी बढ़ जाती है बेटा, इंक्रीज होती है, तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस, है ना। अगर डायमीटर ड्यू टू डिक्रीज ऑफ डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर डायमीटर ब्लड वेसल्स की डिक्रीज हो गई है, उस केस में उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर इलास्टिसिटी डिक्रीज हुई है ब्लड वेसल्स की, जिसके कारण बीपी इंक्रीज हो रही है, तो उस डिजीज को हम और क्या बोलते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो देखो दो डिजीज मैंने और आपको बता दिया अभी, क्योंकि इसी से रिलेटेड था तो मैं सोचा अभी आपको कंप्लीट करा दूं। तो सेकंड डिजीज मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड वेसल्स में अगर डायमीटर डिक्रीज हो जाए तो वो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्थरोस्क्लेरोसिस। और अगर इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाए तो क्या होता है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और ये बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये दोनों के दोनों हाइपरटेंशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, तो ये दोनों के दोनों हाइपरटेंशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। यानी कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज बीपी, डिक्रीज बीपी, नन ऑफ द एबव, या नोट अफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, तो आपको वहां पर क्या करना है कि अगर एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगा तो ब्लड प्रेशर विल बी राइज देयर। जहां पर भी जिसकी बॉडी में भी अगर ये चीजें होती है तो ब्लड प्रेशर वहां पर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है।
चलिए, तो ब्लड प्रेशर वाला वो वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। हमने देख लिया कि अगर कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और अगर वहां पर नहीं भी होता है, यानी ब्लड वेसल से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है तो भी हमें क्या होता है भाई, वहां पर हमें बीपी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तब हम लोग आते हैं ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन, यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। क्या मैंने बोला कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म, क्या डिस्कस करते हैं, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी हमें बीपी समझ में आएगी बेटा, ब्लड प्रेशर समझ में आएगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग समझ में आएंगे। तो सबसे पहले जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको अच्छे से सुनना, और उसके बाद देखना लास्ट में ट्रीटमेंट अप्रोच जब मैं बताऊंगा तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, इजिली फार्माकोलॉजी समझ में आ जाएगी। ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म में दो मैकेनिज्म है बेटा, एक है शॉर्ट टर्म कंट्रोल मैकेनिज्म और एक है लॉन्ग टर्म कंट्रोल मैकेनिज्म। तो देयर आर टू मैकेनिज्म इन्वॉल्व टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म and second one is long term mechanism। तो चलिए, दो मैकेनिज्म है बेटा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, एक शॉर्ट टर्म है और एक क्या है, लॉन्ग टर्म है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं बेटा, तो शॉर्ट टर्म के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी नर्वस सिस्टम के थ्रू भी हमारी बॉडी में, जैसे मान के चलो अगर हम बीपी के पेशेंट नहीं है, हमें हाई बीपी नहीं है, तो हमारी बॉडी में हमारी जो सिस्टम है यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म वो अच्छे से वर्क कर रहा होगा, यानी हमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा, जो हमारा फंक्शन होगा नर्वस सिस्टम का, वो प्रॉपर वे में फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। दैट्स व्हाई हमें डिजीज नहीं होगी। तो यहाँ पर जो अगर बॉडी में अगर किसी को हाइपरटेंशन नहीं है तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब अगर कभी बढ़ जाता है, जैसे मान लो मैं एक्सरसाइज कर लिया, मैं दौड़ लिया या कभी कभी एक्स्ट्रा वर्कलोड कर लिया, तो उस केस में हमें कंट्रोल करने के लिए, उस बीपी बढ़ी हुई बीपी को कम करने के लिए या नॉर्मल में लाने के लिए नर्वस सिस्टम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूं, यानी कि भाई ये लंबे समय तक है, ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये तो हमारे साथ जीने मरने वाली बीपी हो गई, यानी जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमें ब्लड प्रेशर होता रहेगा, जब तक हमें बीपी बढ़ी हुई रहेगी। उस केस में उस बीपी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म, कि हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म जो है, यानी जो हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोनल यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर क्या हो गई है, तो वो डिस्टर्ब हो गई। तो देखना, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम है, एक तो है हमारा शॉर्ट टर्म जो नर्वस सिस्टम करता है, कभी भी मन हुआ बढ़ा दिया, कभी मन हुआ कम कर दिया, तो ये बीमारी में नहीं आता, एक्चुअली यहाँ पर ये डिजीज कॉज नहीं करता, कुछ समय के लिए बढ़ा दिया। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, क्या एक मेरी बीपी बढ़ गई, तो ये क्या है, ये हमें डिजीज नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म वाली डिजीज नहीं हुई है, हम शॉर्ट टर्म टेम्पर लॉस्ट हुए, हम शॉर्ट टर्म के लिए हमारी बीपी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, बीपी हमारी इंक्रीज हो गई। तो वो किसके थ्रू है, नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से नर्वस सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है, यानी अगर किसी को परमानेंट हाइपरटेंशन हो गया, इट मींस वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होगा, यानी हार्मोनल बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो गया होगा। हार्मोन्स जो इसको रेगुलेट करने वाला होगा, कोऑर्डिनेट करने वाला होगा ब्लड प्रेशर को, वो क्या होगा, अब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होगा। तो उस केस में बीपी क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म और शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म, ये दोनों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट पे। हमने ये देख लिया कि बीपी कैसे होती है, बीपी का क्या रोल है, बीपी के बारे में और सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आते हैं नर्वस सिस्टम, जो हमारी पहली कॉन्सेप्ट है कि नर्वस सिस्टम कैसे बीपी को क्या करता है, अफेक्टेड करता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना नर्वस सिस्टम से रिलेटेड।
तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नर्वस सिस्टम। एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करना बेटा, एक एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं बेटा नर्वस सिस्टम पे। तो अब हम लोग नर्वस सिस्टम मतलब कि शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म, है ना, कि शॉर्ट टर्म के लिए नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम की अगर कंट्रोल की बात की जाए शॉर्ट टर्म के लिए करता है, अब नर्वस सिस्टम में सुनना, मैंने आपको प्रीवियस सेमेस्टर में, आपने कहीं और किसी दूसरे टीचर से भी प्रीवियस सेमेस्टर में क्या पढ़े होंगे कि जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो टोटल टू टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, तो बहुत डीप में मैं जाऊंगा नहीं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर से आप लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो सेल्फ कंट्रोल होता है, यानी खुद ही कंट्रोल करता है, वो किसी आउटर के डिपेंडेंट नहीं होता। और उसमें पूरे के पूरे कौन एग्जांपल आते हैं, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल यानी बॉडी के होलो पोर्शन में जो भी प्रेजेंट है, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, लीवर हो, स्टमक हो, किडनी हो, ये जितने भी इंटेस्टाइन हो, ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। और ऑटोनोमिक में भी आपने पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक एंड अनदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक दैट इज कंट्रोल्ड बाय एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, और पैरासिम्पैथेटिक दैट इज कंट्रोल्ड बाय एसिटाइलकोलिन। आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े होंगे। और मैंने आपको बताया था, जब मैं उसका रिसेप्टर आपको पढ़ाया था, ये यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है बेटा, ड्रग एक्टिंग और एएनएस। उसमें आप अगर अटेंड नहीं किए हो, आप न्यू स्टूडेंट हो, तो वो वीडियो सर्च करें, फार्मास्पेरेंट के यूट्यूब पे अवेलेबल है ये वीडियो, जिसको आप देख लीजिए। तो वहां पर मैंने आपको रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट बताया था कि एड्रेनालिन के कौन कौन से रिसेप्टर है, जैसे अल्फा बीटा कहाँ पे प्रेजेंट है, या पैरासिम्पैथेटिक यानी कि एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर है, चाहे वो मस्कुरेनिक हो या निकोटिनिक हो, M1 M2 M3 M4 M5, या निकोटिनिक में एनएन और एनएम रिसेप्टर कहाँ पे लोकेशन है, वहां पर लोकेशन है तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में आपको बताया था। और मैंने बोला था कि रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फार्माकोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो रिसेप्टर बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन बॉडी में जो परफॉर्म करता है बेटा, वो कौन करता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में किसी भी टाइप ऑफ चेंजेस के लिए, किसी भी टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए, चाहे किसी भी प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, या चाहे वो प्रोसेस को डिक्रीज करने के लिए, या उस प्रोसेस को नॉर्मल प्रोसीड होने के लिए, यानी रिसेप्टर का टोटल गेम है। तो नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था कि नर्वस सिस्टम में टोटल हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम थे। कितने टाइप्स के थे मैंने भाई बताया था आपको, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम में भी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एएनएस। और एएनएस की अगर बात की जाए तो एएनएस में हमने टू टाइप ऑफ एएनएस डिस्कस किए थे बेटा। एक हमारे पास था एड्रेनालिन और एक हमारे पास क्या था भाई, एसिटाइलकोलिन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं एड्रेनालिन पे, एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम, एडीआर, है ना। एडीआर का मतलब एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम। और सेकंड हमारे पास है भाई कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक। तो दो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, एक है सिंपैथेटिक और सेकंड क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम में भी मैंने आपको दो चीजें बताया था कि इनके पास टोटल कितने रिसेप्टर होते हैं, दो रिसेप्टर। तो एड्रीनर्जिक के पास टोटल कितने रिसेप्टर है भाई, तो एड्रीनर्जिक के पास टोटल दो रिसेप्टर हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा रिसेप्टर, मैं रिवाइंड कर रहा हूं आपको, और सेकंड वन इज बीटा रिसेप्टर। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 है, और भी सब डिवाइडेड रिसेप्टर है। अब सुनना, ये जो अल्फा रिसेप्टर है बेटा, ये अल्फा रिसेप्टर का लोकेशन है कि ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में। ये अल्फा रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो बॉडी में अलग अदर पार्ट में भी ये प्रेजेंट है, लेकिन ब्लड वेसल्स में भी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा रिसेप्टर जो है बेटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कहाँ पर, हार्ट में। दूसरे भी स्मूथ ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हार्ट में भी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब सुना, अगर ये रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है तो ब्लड वेसल्स में ये कोई ना कोई फंक्शन शो करेगा, यानी अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो कोई ना कोई कार्य करेगा, कोई ना कोई यहाँ पर प्रोसेस को प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पर करता क्या है कि यहाँ पर ये कॉज करता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पर क्या कॉज करता है भाई, तो यहाँ पर ये कॉज करता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है बेटा ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना। आया समझ में। वैसे अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट में अगर बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ये बीटा रिसेप्टर हार्ट में भी कोई ना कोई क्या करेगा, फंक्शन शो करेगा। और क्या फंक्शन शो करेगा, क्या कॉज करेगा है, तो इसने क्या कॉज किया हार्ट में, तो इसने हार्ट में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर दिया, यानी हार्ट बीट को इंक्रीज कर दिया। और हार्ट बीट इंक्रीज होने के कारण जो कार्डियक आउटपुट है,
कार्डियक जो आउटपुट है बेटा, वो कार्डियक आउटपुट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। है समझ में? तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर एड्रीनर्जिक सिस्टम में दो रिसेप्टर हैं, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। एंड अल्फा रिसेप्टर, if alpha receptor will activate due to some reason, then it increase or then it affect on blood vessels and it cause vasoconstriction। यहाँ पर ये क्या करेगा भाई, vasoconstriction cause करेगा। और अगर बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के हार्ट में, तो कार्डियक आउटपुट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब बताओ vasoconstriction यानी ये ब्लड जो वेसल्स है भाई, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ये डिक्रीज हो गया, यहाँ पर अंदर से कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण यानी श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। सिकुड़ने के कारण, अब बताओ, ये सिकुड़ने के कारण यहाँ पर जो इसकी डायमीटर है वो कम हो गई, और डायमीटर कम होने के कारण क्या हो गई, तो डायमीटर कम होने के कारण ब्लड प्रेशर जो था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है तो भाई ब्लड वेसल्स तो नॉर्मल ही था, लेकिन 5 के बदले हम 10 लीटर ब्लड देना स्टार्ट कर दिए, तो ऑटोमेटिक इस पाइप के ऊपर प्रेशर राइज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और प्रेशर अगर इंक्रीज होगा पाइप के ऊपर, तो बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी ये दोनों केस में एड्रीनलिन जो है, चाहे वो अल्फा रिसेप्टर के थ्रू ब्लड वेसल्स पे बाइंड करे, चाहे बीटा रिसेप्टर के थ्रू वो कहां पर बाइंड करे भाई, हार्ट पे बाइंड करे, दोनों केस में ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी अगर हमें एनर्जी चाहिए, अगर हमारी बॉडी सेल जो है वो डिमांड कर रही है एनर्जी की, उस केस में हम क्या देखेंगे कि हमारी बॉडी में एड्रीनलिन जो है वो रिलीज होगा। एड्रीनलिन रिलीज होकर के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा किसी भी काम करने के लिए। यानी अगर हमें सडन बीपी हमारी राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एड्रीनलिन रिस्पॉन्सिबल है। इसके रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। चलिए अब हम लोग आते हैं कोलिनर्जिक, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, एड्रीनर्जिक कंप्लीट। अब कोलिनर्जिक पे आते हैं। तो कोलिनर्जिक में भाई साहब दो हमारे पास क्या है, रिसेप्टर है। इनके भी दो रिसेप्टर देख लेते हैं। एक है मस्कुलिनिका M2 रिसेप्टर और एक है मस्कुलिनिका M3 रिसेप्टर। अब M2 रिसेप्टर जो है ना, ये कहाँ पे बाइंड करता है, हार्ट पे। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट पे। जैसे यहाँ पर हमने देखा ना कि अल्फा रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स पे। तो ऐसे ही M2 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो M2 प्रेजेंट होता है हार्ट पे। और M3 जो रिसेप्टर है ना बेटा, ये M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स पे। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो M3 प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स पे। अब सुना, अब अगर हार्ट पे ये प्रेजेंट है, तो हार्ट पे कोई ना कोई फंक्शन शो करेगा ऑब्वियसली। ऐसा तो बॉडी इसको रखी नहीं है, तो ये हार्ट पे कोई ना कोई क्या करेगा, फंक्शन शो करेगा। और फंक्शन क्या शो करेगा भाई, तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। और हार्ट रेट डिक्रीज होने के कारण कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक जो आउटपुट है, वो कार्डियक आउटपुट ये क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिली कि इसने क्या किया कि कार्डियक आउटपुट क्या कर दिया भाई, डिक्रीज कर दिया। किसके थ्रू, M2 रिसेप्टर के थ्रू। वैसे ही ब्लड वेसल्स पे जब हम M3 की बात करेंगे, तो M3 ब्लड वेसल्स पे क्या कर दिया, वेसोडाइलेशन। कैसा एक्शन देता है बेटा, वेसोडाइलेशन। यानी इसने ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया भाई। जो ये पाइप था जिसकी डायमीटर 0.5 थी, इसको इसने चौड़ा कर दिया। जो जितना आपको देना है देते रहो, आप तो 5 के बदले 20 भी दे दोगे, हमने पाइप ही चौड़ी कर दी। अब पाइप चौड़ी कर दी तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि प्रेशर लग ही नहीं रहा। अगर मानकर चलो हमारे पास 1 इंच की पानी और वाटर की सप्लाई हम बहुत कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब पानी कम वहां पर रहेगी तो ऑब्वियसली पेपर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने के कारण या वेसोडाइलेशन होने के कारण ये दोनों केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बॉडी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सुना, एक ऐसा फैक्टर है यहाँ पर, एक हमारे पास ऐसा फैक्टर है जो क्या कर रहा है भाई, बीपी इंक्रीज कर रहा है। और एक हमारे पास ऐसा फैक्टर है जो बीपी डिक्रीज कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एड्रीनलिन और एसिटाइल कोलिन में इक्वल पोटेंसी होती है, लेकिन अपोजिट होती है। एक बढ़ाएगा तो एक कम करेगा। अब देखो यहाँ पर एड्रीनलिन क्या कर रहा है भाई, तो ये तो इंक्रीज कर रहा है बीपी, लेकिन यहाँ पर एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जितना ये बढ़ाएगा उतना ये डिक्रीज करेगा। तो अब अगर 1 मिनट में 72 पर बीट है, पर मिनट है 72, यानी 1 मिनट में 72 बीट अगर हार्ट करता है, तो अब ये एड्रीनलिन 72 से ज्यादा करना चाहता है और एसिटाइल कोलिन 72 से कम करना चाहता है।
और अगर दोनों के पास इक्वल ताकत है, इक्वल पोटेंसी है, तो हमारी बीपी जो है वो 72 रहेगी। मान के चलो हम काम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्कलोड कर रहे हैं, तो 72 से इंक्रीज कर दिया, एड्रेनालिन ने इसको क्या कर दिया, 90 पर मिनट कर दिया, 90 क्या कर दिया पर मिनट। लेकिन कोलिनर्जिक फिर से उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और उसको फिर से क्या ले आएगा, 72 पर मिनट पे। आया समझ में? तो ये दोनों में अगर बैलेंस है, इन दोनों में अगर कोई बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो हमें डिसऑर्डर होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई, नॉर्मली बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में, यानी कि एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन के बीच में इम्बैलेंस हो गया, क्या हो गया भाई, इम्बैलेंस, यानी बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस हो गया, यानी या तो एड्रेनालिन का लेवल बढ़ गया और या तो एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो गया। इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, बीपी देखने को मिलेगा, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अगर एड्रेनालिन बढ़ गया तो भी क्या हो जाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण बीपी बढ़ेगी। और अगर एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन कम हो गया, उस केस में बीपी होगी। यानी अगर इम्बैलेंस हुआ इन दोनों में, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अपने पास क्या था, एसिटाइलकोलिन और नॉर एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन में अगर बैलेंस है तब तो नो डिजीज, इस केस में नो डिसऑर्डर, कोई डिसऑर्डर नहीं है भाई, क्योंकि दोनों में क्या है, बैलेंस है। लेकिन अगर नॉर एड्रेनालिन यानी कि जो एड्रेनर्जिक सिस्टम है और एसिटाइलकोलिन यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इन दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, तो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इम्बैलेंस होने के कारण क्या करेगा, डिसऑर्डर कॉज करेगा। और एक ही डिसऑर्डर कॉज नहीं करेगा, ये केवल हाइपरटेंशन नहीं कॉज करेंगे, ये तो बहुत सारे डिजीज कॉज करेंगे। आने वाले टाइम पे हम और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गेम तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही है ना, यहाँ पर गेम तो हार्मोन्स का है, यहाँ पर गेम क्या है भाई, न्यूरल कंट्रोल का, यानी कि नर्वस सिस्टम का। तो मैक्सिमम जो बॉडी में डिसऑर्डर होते हैं ना बेटा, ये डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूरॉन्स और ड्यू टू एंडोक्राइन सिस्टम के डिसबैलेंस के कारण होते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लो कि अगर कोई बॉडी में डिसऑर्डर हो रही है, डिजीज की मैं बात कर नहीं कर रहा हूँ, डिजीज मतलब जो किसी माइक्रोब्स यानी पैथोजेंस के थ्रू होते हैं, यानी कोई बैक्टीरिया वायरल डिजीज हमें कॉज कर रहा है, तो वो क्या होता है, वो डिजीज होता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी का सिस्टम अगर डिसबैलेंस हो गया है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई ये डिसबैलेंस हो गया, बराबर नहीं है, डिसबैलेंस हो गया, हो सकता है इसकी लेवल बढ़ गई हो या तो इसकी लेवल कम हो गई हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इम्बैलेंस हुई है ना, इस इम्बैलेंस के कारण जो अगर बॉडी में सिस्टम यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर। तो अगर यहाँ पर एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन के बीच में अगर सब कुछ नॉर्मल रहता, अगर बैलेंस रहता, तो हमें कोई डिजीज नहीं होती, और अगर बैलेंस नहीं हुआ, इट मींस ये क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट, यानी कि नॉर्मल जो प्रोसेस था, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरी प्रोसेस पे बेटा, जो क्या था, लॉन्ग टर्म वाला था। तो अब हम लोग आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे, है ना। तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे हम लोग आते हैं, तो शॉर्ट टर्म कंप्लीट हो गया, और लॉन्ग टर्म वाले प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अब हम लोग कहां पर है, लॉन्ग टर्म पे। और लॉन्ग टर्म पे मैंने बताया था कि ये तो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा भाई, एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगा चीजों के लिए, है ना। तो अब लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि हमारी बॉडी में क्या है भाई, तो लीवर प्रेजेंट है। हम लोगों ने क्या लिया भाई, तो एक ग्लैंड है, और उस ग्लैंड का नाम क्या है, लीवर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ना, क्या है, लीवर है, जो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन एक्सोजीनियस से याद रखना, ये एंडोक्राइन नहीं है ना। तो अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन की, तो सबसे लार्जेस्ट हमारा क्या हो जाता है, हमारा थायराइड जो ग्लैंड है, जो हमारे बटरफ्लाई शेप में होते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है बेटा, लीवर जो है ना। तो सुनो, लीवर जो है बेटा, ये प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिनोजेन, याद रखिए। ये लीवर जो है हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है, तो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। इसको अल्फा टू ग्लोबुलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा टू ग्लोबुलिन। तो याद रखेंगे, लीवर ने क्या किया, तो लीवर ने प्रोड्यूस किया, और क्या प्रोड्यूस किया भाई, तो लीवर ने प्रोड्यूस किया एंजियोटेंसिनोजेन। अगर मैं एंजियोटेंसिनोजेन की बात करूं, किसकी बात करूं, एंजियोटेंसिनोजेन की, तो ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है बेटा, ये रेनिन एंजाइम की हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है बेटा, ये किसके हेल्प से, तो यहाँ पर ये हेल्प लेता है किससे, रेनिन एंजाइम से। किससे हेल्प करता है,
तो यहाँ पर एक एंजाइम का हेल्प लेता है, दैट इज रेनिन एंजाइम। यहाँ पर इसने क्या किया भाई, तो यहाँ पर इसने रेनिन एंजाइम के हेल्प से, है ना, ये रेनिन एंजाइम याद रखना बेटा कि जेजी सेल ऑफ किडनी, जक्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी इसको क्या करता है, रिलीज करता है। हमारी बॉडी में जो किडनी है ना, किडनी के पास एक सेल है जेजी सेल, और ये जीपेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय, तो याद रखेंगे जेजी सेल ऑफ किडनी। तो रेनिन एंजाइम जो है इस एंजियोटेंसिनोजेन को बेटा क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन में। क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिन 1 जो है बेटा, ये एसीई एंजाइम के हेल्प से, किसके हेल्प से, तो यहाँ पर एक और एंजाइम का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस एंजाइम का नाम है एसीई। कौन सा एंजाइम है बेटा, एसीई एंजाइम। तो यहाँ पर एक एंजाइम है एसीई, इसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो देखो मैंने क्या बताया, लीवर ने क्या प्रोड्यूस किया, तो एंजियोटेंसिनोजेन बाय द हेल्प ऑफ रेनिन एंजाइम क्या में कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिन में। ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी एसीई की हेल्प से क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एंजियोटेंसिन 2 में। क्या चीज में बन जाता है, तो ये डिवाइड हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। तो ये एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजियोटेंसिन 2 की अगर मैं बात करूं तो इस एंजियोटेंसिन 2 के पास 2 रिसेप्टर होते हैं। एंजियोटेंसिन 2 के पास क्या है भाई, अपना खुद का रिसेप्टर है, क्योंकि अगर एक्शन देना है तो कोई ना कोई रिसेप्टर आपको रखने होंगे। तो इस एंजियोटेंसिन के पास क्या है भाई, तो रिसेप्टर है, और रिसेप्टर देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन एंजियोटेंसिन 2, और उस रिसेप्टर का नाम है AT1 यानी एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 पे 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है बेटा, एक है एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर AT1 और एक है AT2 यानी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। मोस्टली जो फंक्शन है बेटा, मोस्टली फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय AT1 यानी एंजियोटेंसिन जो भी बॉडी में फंक्शन शो करता है